नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका को पीएम मोदी पर भरोसा, दिया बड़ा बयान। जॉन किर्बी ने कहा, पीएम मोदी खत्म करा सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध। केजरीवाल को लगे 2 बड़े झटके। शराब घोटाले में ईडी ने अब सांसद के बेटे को दबोचा, तो वहीं एलजी ने डिस्कॉम बोर्ड से आप के 2 नेताओं को हटाया। महमूद मदनी का भड़काऊ बयान, कहा भारत जितना भागवत और मोदी का उतना महमूद का भी। साथ ही कहा इस्लाम सबसे पुराना धर्म। मदनी के बयान पर जमकर बवाल। बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान, कहा मिनी पाकिस्तान बनने की तैयारी में पश्चिमी यूपी। अखिलेश यादव पर भी साधा जमकर निशाना। बिहार में जंगल राज रिटर्न। गया में जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह को सरेआम गोली मारकर की गई हत्या। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी को लेकर अमेरिका की तरफ से आए बड़े बयान की। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को पीएम मोदी रोक सकते हैं। जॉन किर्बी से जब पूछा गया कि क्या यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को रोकने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, तो जॉन किर्बी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए मना सकते हैं। जॉन किर्बी ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका किसी भी प्रयास का स्वागत करेगा। मैं पीएम से कहूंगा कि वो जो भी प्रयास करना चाहते हैं करें, हम उनके हर प्रयास का स्वागत करेंगे। अमेरिका को भी पीएम मोदी पे काफी भरोसा है। देखिए, अमेरिका का आज बाकायदा ऑफिशियल बयान आ गया। कुछ दिन पहले जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब लगातार प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत कर रहे थे, 5 दफा पुतिन साहब से बातचीत हुई और 4 बार जेलेंस्की से बात हुई प्रधानमंत्री मोदी की। और उस वक्त कई खबर जब आई और जब हम लोगों ने इसे बताना शुरू किया कि प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थता करना चाह रहे हैं और कोई रास्ता निकालने में जुटे हुए हैं, ये हिंदुस्तान में विपक्ष, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, वो दलाल किस्म के पत्रकारों का पूरा जत्था, ये लोग मजाक उड़ा रहा था। वो कह रहे थे कि देखिए, मोदी के समर्थन वाले पत्रकार ये तो इस तरीके से बना रहे हैं, जहां दुनिया फेल कर गई वहां मोदी क्या करेगा, ये खामखा प्रोपेगेंडा करते हैं, ये भक्त लोग हैं। माफी मांगेंगे ये लोग। अब आप ये देखिए कि किस तरह के मिर जाफरों से ये देश भरा पड़ा है। अब जब ये ऑफिशियल बयान आ रहा है, ये ऑफिशियल बयान उस वक्त आ रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पुतिन के साथ 1-to-1 मीटिंग में है। वो मॉस्को में है, बातचीत चल रही है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अमेरिका के ऑफिशियल्स के तरफ से जारी किया गया बयान वो मायने रखता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अजीत डोभाल जो मॉस्को में बातचीत कर रहे हैं, वो युद्ध विराम के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और अगर, मैं ये कह रहा हूं, अगर प्रयास तो जारी है और अगर प्रधानमंत्री मोदी की मध्यस्थता से ये यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध ये रुक जाता है, तो आप समझिए कि हिंदुस्तान की गरिमा कहां पहुंच जाएगी और इनके चेहरे पे कितनी, जो कह सकते हैं, चेहरे पे जो कालिख पुतेगी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं हो। लेकिन बार बार इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? देखिए, ये पुतिन के लिए ईगो की लड़ाई है। युद्ध लंबा खिंच गया और कुछ हासिल नहीं हो रहा। दोनों ही साइड चाहते हैं कि भाई युद्ध विराम हो, लेकिन बातचीत करे कौन? कौन, जो कहते हैं कि सबसे पहले कौन आगे बढ़े। तो ऐसे में मध्यस्थता की जो भूमिका होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की जिस पे दोनों ही लीडर्स भरोसा कर सके, वो बेस्ट पोजीशन में होता है
कि वो दोनों के बीच शांति सुलह करवा सके। लेकिन ये तो डिप्लोमेसी है। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से कोई कह दे कि भाई युद्ध विराम तो युद्ध विराम, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जो दोनों ही लोगों के लिए मान्य हो। तो उसी की चर्चा, उसी की बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि अगर सक्सेसफुल हो जाता है हिंदुस्तान तो एक बहुत बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि G20 की जो अध्यक्षता है उसके ऊपर जो है और चार चांद लग जाए। जी, अगली खबर में बात अरविंद केजरीवाल को लगे दो बड़े झटके की। एक झटका शराब घोटाले में ईडी ने दिया है तो वहीं दूसरा झटका दिल्ली के एलजी ने दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है। ईडी ने वायएसआर सांसद मंगूता श्रीनिवास सुलू रेड्डी के बेटे मंगूता राघव रेड्डी को गिरफ्तार किया है। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले मामले में राघव रेड्डी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की थी। तो वहीं एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की ओर से नॉमिनेट किए गए प्राइवेट डिस्कॉम के 2 सदस्यों को हटा दिया है। एलजी वीके सक्सेना ने संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आप नेता जैस्मिन शाह और नवीन गुप्ता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये क्या एक साथ 2 झटके लग गए? देखिए, चोरी आपने की है, आज न कल पकड़े जाएंगे और बहुत जगह आपने चोरी की है तो एक साथ पकड़े जाते हैं। जब कोई पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ता है किसी एक केस में, थोड़ी सी पिटाई होती है तो मालूम चल जाता है कि उसने पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ चोरी की, उस सब केस अपने आप सॉल्व हो जाता है। केजरीवाल की धूर्तता इसी तरीके से पकड़ी जा रही है। जो गिरफ्तारी हुई है राघव की, वो शराब घोटाले में, ये लगातार पिछले 2-3 दिन से लगातार गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हो रही है। किस चीज़ में? क्योंकि ईडी के पास ये सबूत मिल गए हैं कि किस तरीके से गोवा में जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान जो पैसे की नदी बहाई, नोटों का जखीरा जो वहाँ गया, वो किस तरीके से शराब की काली कमाई थी। अब केजरीवाल नहीं बोलता कि शराब घोटाले में हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ये नहीं कहता कि भाई चुनाव के लिए ऐसा किया जा रहा, अब तो चुनाव नहीं है, अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। और दूसरा, ये बड़े अडानी कर रहे थे। अब 2 लोगों को जो निकाला गया है, एक जैस्मिन शाह, ऑलरेडी उसके ऊपर दिल्ली डायलॉग का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और दूसरा ये एनडी गुप्ता के बेटे नवीन, उसको बाहर किया गया। क्यों बाहर किया गया? क्योंकि ये अपॉइंटमेंट इलीगल है। इलीगल इसलिए है कि ये जो डिस्कॉम कंपनी है इसमें 49% दिल्ली का शेयर है, तो दिल्ली के भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते हैं। शीला दीक्षित थी तो उस समय जो इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से नॉमिनेट होते थे वो एक्सपर्ट्स होते थे, एक्स ब्यूरोक्रेट्स होते थे। कोई बिजली विभाग का कोई सेक्रेटरी हो, एक्सपर्ट हो, उस तरह के लोग होते थे। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होता था। और इसने क्या किया, ये जिसके पिता से इसने 35 करोड़ रुपए लेकर के राज्यसभा भेजा, उसके बेटे को आपने रख लिया, जैस्मिन शाह को रख लिया। तो अब इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, कारण इन लोगों के ऊपर आरोप यह है कि ये अंदर बैठ करके अनिल अंबानी को फायदा पहुंचा रहा था। किस तरीके से? तो 2-3 तरीके से। और उससे दिल्ली की सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कौन करेगा? ये कहने को कट्टर ईमानदार है, लेकिन अब जिस तरीके से इसकी कलई खुल रही है, पता चल रहा है ये कट्टर बेईमान व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, लेकिन बहुत ही अक्लमंद बेईमान है। इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा है ना, यही कहता है वो। तो उसको सारे कागजात को कैसे छिपाना है, कैसे मिटा देना है एविडेंस, उसमें ये माहिर है। लेकिन झटके बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देखिए, बर्दाश्त तो अभी करना पड़ेगा। अभी मनीष सिसोदिया जब जेल जाएंगे तब इनको समझ में आएगा कि अगला नंबर किसका है। जी, अगली खबर में बात जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के विवादित बयान की। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का 34वां सत्र शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में मदनी ने इस्लामोफोबिया पर बात करते हुए कहा कि भारत जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही महमूद मदनी का भी है। उन्होंने आगे कहा कि यह धरती खुदा के सबसे पहले पैगंबर अब्दुल बशर आलम की जमीन है, इसलिए इस्लाम को यह कहना ही कि वो बाहर से
आया है सरासर गलत और बेबुनियाद है। इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। मदनी ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मदनी के बयान पर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। ये कैसे बयान दे रहे हैं मदनी साहब? देखिए, मदनी साहब फिर से पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि इस्लाम का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। वाह! क्यों? क्योंकि उनका अलग थ्योरी है। वो कह रहे हैं कि भाई आदम जो है वो हिंदुस्तान में पैदा हुए। बड़ी अच्छी बात है। तो बाकी दुनिया के लोग बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं कि सऊदी अरब या इराक कोई अलग अलग थ्योरी है। भाई क्या सबूत है? यही मदनी प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, इसका सबूत मांग रहा था ना पहले। तो आदम हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसका प्रूफ देगा ये। दूसरी चीज जो ज्यादा खतरनाक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है और हम यहीं के हैं, हम बाहर से नहीं आए, ये रिलीजन बाहर से नहीं आया है। भाई ये मस्जिदों में समझाओ लोगों को कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। दुनिया यही जानती है कि मोहम्मद साहब के बाद ही कुरान और इस्लाम शुरू हुआ। इसलिए ये थ्योरी आप जो पढ़ाना चाह रहे हो देश और दुनिया को, ये गलत बयानी, ये अफवाहबाजी है। और क्यों कर रहे हो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर ये कहते हैं कि भाई इस्लाम उससे भी पुराना है, तो क्या आदम के बाद और मोहम्मद साहब से पहले जितने लोग आप जिसे मुसलमान बता रहे हो, जो मूर्ति पूजा करते थे, जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, सब मुशरिक थे? आप ऐसी बात करो जो आपके धर्म के मुताबिक भी लॉजिकल हो। ये लोगों को भड़काने का काम। और दूसरा कि भाई जितना हमारा हिंदुस्तान है उनका भी हिंदुस्तान है। तो भाई यही जमीयत उलमा हिंद आज़ादी के समय तो मौजूद था। आपने जिन्ना को क्यों नहीं रोका? ये थ्योरी जिन्ना को क्यों नहीं बताई? मुस्लिम लीग के लोगों को क्यों नहीं बताया? ये जो पाकिस्तान में आजकल जो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं ये लोग, जो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो कहते थे कि भाई हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए, उनको ये परम ज्ञान क्यों नहीं दिया? उस समय तो देश तोड़ने में यही हिंदुस्तान के मुसलमान और खास करके यूपी, बिहार, एमपी, इन लोगों ने तो मुस्लिम लीग को वोट देकर के देश को तोड़वा दिया। और अब फिर वही भाषा, वही नौटंकी, वही बयानबाजी। देश तोड़ना चाहते हो, फिर से पाकिस्तान बनाना चाहते हो। ये सब इस तरह के लोग कट्टरपंथी लोग हैं जो मुस्लिम समाज के ही दुश्मन हैं। ये खुद तो अरबपति खरबपति हैं, लेकिन इनके पास जो गरीब मुसलमान हैं, जिनकी स्थिति दलितों से भी बदतर होती चली जा रही है, उनका उत्थान कैसे हो, वो इनके पास वो न तो दिमाग है और ना ही बुद्धि है, ना ही नीयत है। लेकिन इस तरह से बयान देकर लोगों को भड़का कर इन्हें क्या हासिल होगा? यही इनका धंधा है, यही इनका धंधा है। लोग भड़काएंगे नहीं, इस्लाम खतरे में है तो आरएसएस का डर नहीं दिखाएंगे, बीजेपी का डर नहीं दिखाएंगे, तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? कभी आपने देखा है किसी मुस्लिम उलेमा को, कोई मदनी को, कोई और जमात के चीफ को कि रोजगार के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए, लड़कों के, मुस्लिम बच्चों के एजुकेशन के लिए कभी आपने सुना कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में मुसलमानों को बराबरी का हक मिले, उसको रिजर्वेशन मिले, उसके लिए कोई आपने देखा कहीं पे? नहीं। ये सिर्फ तमाशा करने वाले लोग हैं और मुस्लिम समाज इसलिए गर्त में जा रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मुस्लिम समाज के रहनुमा हैं। जी, अब बात करते हैं अगली खबर की। बीजेपी के फायरब्रांड नेता और सरथना के पूर्व विधायक संगीत सोम का एक बयान सुर्खियों में है। संगीत सोम ने यूपी और अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संगीत सोम ने अपने बयान में कहा है कि लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। साथ ही अखिलेश यादव पर बड़ा बयान
बयान देते हुए कहा कि जिन्नावादी सोच और तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश को बंद करनी चाहिए। संगीत सोम का ये कैसा बयान? देखिए, संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो अपने लीडर को बताएं जाकर के कि सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में मुस्लिम आबादी जिस हिसाब से बढ़ी है, दुनिया में इस तरह से कभी भी डेमोग्राफिक चेंज नहीं होता। आप सोए रहे, आप इस तरह का बयानबाजी करें। सरकार आपकी केंद्र में भी है, सरकार आपकी यूपी के अंदर भी है। छोटा पाकिस्तान बिहार में भी बन रहा है। नेपाल से सटे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जाकर के पता कीजिए। और सीमांचल, ये पूर्णिया, कटिहार, ये जो तमाम इलाका है, ये ऑलरेडी वहां पर 70% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये सरजुल इमाम ऐसे नहीं कह रहा था कि चिकन नेक को रोक दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा हिंदुस्तान से। वहां वो लोग बैठे हुए हैं, उनको मिनी पाकिस्तान देखना है तो पश्चिम बंगाल जाएं। 12-15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आ गए हैं जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में ऐसा वैसा नहीं, वो सरस्वती पूजा नहीं मना सकता, दुर्गा पूजा मूर्ति नहीं लगा सकता। तो ये बयान तो हकीकत है, लेकिन ये बयान कोई साधु दे, कोई संत दे, कोई समाज सेवी दे तो बात समझ में आता है। आप सरकार के लोग हैं, कब तक आप सिर्फ बयानबाजी करेंगे? कोई व्हाइट पेपर निकालना चाहिए, पता करके बताना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी चाहिए कि जो डेमोग्राफिक चेंज है ये अपने आप हो रहा है या फिर साजिश है। इसका जवाब इनको देना चाहिए। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। बिहार में एक बार फिर से जंगल राज लौट आया है। यहाँ बदमाशों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश आए दिन कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला गया से सामने आया है। सलेमपुर मोहल्ला निवासी जेडीयू जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह 10 फरवरी की देर रात एक जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे तभी अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। कब तक बिहार से ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी? देखिए, पिछले 4-5 दिन से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि जंगल राज वापस आ गया, और आएगा क्यों नहीं। ये सुशासन का जो दंभ नीतीश कुमार जो अब तक देते आ रहे थे, झांसा, जिसके चक्कर में प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, हाँ, तो घर के अंदर आप सांप पालोगे तो काटेगा, जिसको दिखेगा उसको काटेगा। तो आपने उन तमाम तरह के तत्वों से हाथ मिलाया है जिनकी पूंजी ही जंगल राज है, जो बिना क्राइम किए हुए, आप देखिए मुजफ्फरपुर में हो रहा है, सिवान में हो रहा है। कौन सा ऐसा जगह नहीं है, बहुत सारे तो अनरिपोर्टेड जा रहे हैं। गुंडागर्दी, लूट, स्नैचिंग सब शुरू हो चुका, और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी हुई है। देखिए टेलीविजन पे जब आप न्यूज़ देखेंगे, पुलिस वाला जो बाइट देगा उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखिए। अपराधियों के खिलाफ बोलने में इनके चेहरे पे खौफ दिखता है। कारण, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब इन दरिंदों को, इन गुंडों को, इन जंगल राज के खिलाड़ियों को बचाने वाले लोग सरकार में रहेंगे तो इनको किस बात का डर है। पुलिस वाला एक्शन लेगा, उनको सल्टिंग में डाल दिया जाएगा। आप देखिए किस तरीके से पूरा वो चल रहा है। आजकल एक वो सीरियल भी आया हुआ है, कोई खाकी करके वेब सीरीज, बिहार की हकीकत दिखाता है। तो वो बिहार वापस जंगल राज की ओर मुड़ चला है। और जिस तरह का करार, जिस तरह से जेडीयू के अंदर बवाल चल रहा है कि भाई मुख्यमंत्री में बदलाव होगा, तब तो बिहार का कल्याण ही समझिए। तो इसके लिए कोई जिम्मेदार और नहीं है। बिहार में ये घटनाएं हो रही है, इसके लिए महाराष्ट्र के लोग जिम्मेदार नहीं हैं, बंगाल के लोग जिम्मेदार नहीं हैं। आप जात पात के नाम पे वोट कीजिएगा तो यही पाइएगा, और यही आप डिजर्व भी करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।